बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि फ़ौज में तब्दीलियों का आगाज़ हो चुका है और बहुत अरसे से जो कुछ तैनातियाँ पेंडिंग थीं वो तैनातियाँ होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो लास्ट व्लॉग में भी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा, इन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर जो तरक्की है वो दे दी गई है। बहरहाल इस तब्दीली के साथ ही फ़ौज में मज़ीद कौन सी मुमकिना तब्दीलियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि DGISI जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं, इनकी रिटायरमेंट को लेकर कैसे इस तैनाती के साथ जुड़ा जा रहा है, कुछ अहम दिन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। टॉप 7 जनरल्स की रिटायरमेंट पर इस वक्त क्या जो गुफ्तगू है वो हो रही है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि 20 नए जनरल्स की तैनाती का मामला क्या है, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतल्लिक एक ऐसी हैरानकुन मंजूरी दे दी है कि ये जो मौजूदा रिजीम है, ये जो मौजूदा सिस्टम है, ये जो मौजूदा हुकूमत है वो सख्ते में आ गई है। मामला क्या है, क्या मंजूरी दी है अमरीकी सदर ने पाकिस्तान से मुतल्लिक, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान अमरीका जंग को लेकर भी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। अलीमा खान साहबा ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है और सुहेल आफरीदी जो 5 अगस्त को जलसा करने जा रहे हैं, इस जलसे का वो सेमीफाइनल मैच करार दे रहे हैं। अगर ये सेमीफाइनल है तो फिर फाइनल मैच क्या है और इसे सेमीफाइनल सुहेल आफरीदी क्यों करार दे रहे हैं, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको मैं देता चलूँ जी कि एक अहम तब्दीली इस वक्त फ़ौज में हो चुकी है और जनरल आमिर रज़ा जो हैं वो 4 स्टार जनरल के ऊपर उन्हें जो तरक्की है वो दे दी गई है। बहरहाल जी इस तब्दीली के बाद फ़ौज में मज़ीद मुमकिना तब्दीलियाँ कौन सी होने जा रही हैं, कौन सी हो सकती हैं, इस पर जी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ना वो सामने आ रही हैं। और DGISI जनरल आसिम मलिक जो हैं उनकी रिटायरमेंट का मामला क्या है। अब जी ये सीनियर सहाफ़ी हैं और डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, यानी कि फ़ौज से रिलेटेड और दिफाई मामलात से रिलेटेड जो एक बीट होती है वो इनके पास है। ये मुमताज़ भट्टी साहब हैं और अहमद मंसूर साहब हैं। इनकी जानिब से जी एक बड़ी मानी खेज जो ट्वीट है ना वो की गई है। ये लिखते हैं जी कि पाक फ़ौज में आला सतह पर अहम तरक्कियों, तकर्रियों और तबादलों का वक्त हुआ चाहता है। दिफा और सिक्योरिटी अमूर के सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुमताज़ भट्टी के मुताबिक 6 लांसर्स 22 OTS के जनरल आमिर रज़ा को की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तैनाती के बाद इनसे सीनियर 7 लेफ्टिनेंट जनरल सुपरसीड हो गए हैं। अब आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ौज में एक ये रवायत जो है वो रही है कि जब कोई जूनियर जनरल अपने सीनियर जनरल को सुपरसीड करता है तो वो जो सीनियर जनरल होते हैं ना वो फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये एक रवायत चली आती है। लेकिन अच्छा अब हुआ क्या है, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है और फिर आगे देखिए हुआ क्या है। इनमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो पहले ही तोसी मुलाजमत पर हैं, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह, कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया, आर्मी एयर डिफेंस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र इकबाल और मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ शामिल हैं। अच्छा, यानी कि जनरल आमिर ज़िया जिन्हें ये 4 स्टार ओहदे के ऊपर तैनाती इनको तकर्री जो तरक्की है वो दी गई है, इनसे पहले यानी कि 7 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो सुपरसीड हो गए हैं। ये जो 7 नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, अब इनमें एक नाम DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी हैं और इनके हवाले से ये है कि ये पहले ही तोसीए मुलाजमत पर हैं। तो बहरहाल जी अब मामला यहाँ पर ये चल गया है कि अगर वो जो रवायत है अगर उसको देखा जाता है तो अच्छा, रवायत क्या होता है कि वो ज़रूरी नहीं होता कि उसी तरीके से ये चीज़ें चलें, क्योंकि जो कुछ अमेंडमेंट हुई थी ना, अमेंडमेंट के बाद फिर ये देखा जाएगा कि क्या आया ये जो तैनाती एक नई हुई है, ये जो सीनियर जो जनरल्स हैं वो सुपरसीड हुए हैं, क्या इसमें वो जो रवायत है उसको बरकरार रखकर तो ये जो 7 सीनियर जनरल्स हैं ये खुद ही जो रिटायरमेंट है वो ले लेंगे, या इस तरह से नहीं होगा क्योंकि अब नई जो एक तरमीम है वो हुई है और नई तरमीम के बाद ये जो मामला वो हुआ है, वो जो रवायत थी वो नई तरमीम से पहले थी। तो पहली एक बड़ी जो डेवलपमेंट है ना या बड़ा जो सवाल है इस वक्त
वो ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि अब एक जनरल की तैनाती हो गई है और इनके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि ये सेकंड मोस्ट पावरफुल जनरल होंगे, यानी कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है फर्स्ट पर वो होंगे और फिर सेकंड पर यानी कि इख्तियारात के हवाले से ये जो है पावरफुल जो जनरल है वो होंगे। मजीद वो लिखते हैं जी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद ये आला फौजी क़यादत की सबसे बड़ी रिटायरमेंट तस्वुर की जा रही है। अच्छा, रिटायरमेंट इस तरह से कि अगर ये होती है तो तब। ताहम जनरल कमर जावेद बाजवा से तरक्की पाने वाली आखिरी खेप में से अब भी 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स बाकी हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर पहले ही फारिग हो चुके हैं। अगर आर्मी रूल्स के तहत उम्र की बालाई हद और मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक नए कवानीन लागू ना हुए तो सितंबर और अक्टूबर में मजीद रिटायरमेंट्स मुतवक्के हैं। इसके नतीजे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पास मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तकरीबन 18 से 20 अफसरान को तरक्की देने का मौका मौजूद होगा। तो ये वो बात है जी कि 18 से 20 यानी कि नए फिर जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, नए 18 से 20 अफसरान होंगे जी कि वो जो ओहदे हैं वो संभालेंगे और ये एक बहुत बड़ी जो तब्दीली है ना वो होगी। और अगर माजी में देखा जाए तो अगर ये चीज़ होती है तो इतनी बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो माजी में इस तरह कभी एकदम जो है वो नहीं हुई। अब ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर मुनहसिर है कि वो तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा तमाम तरक्कियों का एक साथ ऐलान करते हैं या हस्बे ज़रूरत मरहलावार प्रमोशंस कर देते हैं। प्रमोशन ये भी देखना होगा कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खाली ओहदे पर तकर्री की ज़रूरत महसूस की जाती है या नहीं। ताहम 4 स्टार जनरल की हालिया प्रमोशन के बावजूद इस ओहदे को पुर ना किए जाने से बज़ाहिर यही तासुर मिलता है कि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही। तो ये जी फ़ौज में कुछ एक बहुत बड़ी जो तब्दीली हुई है, उस तब्दीली के साथ कुछ अहम तरीन रिटायरमेंट्स और कुछ अहम तरीन जो तरक्कियाँ या तकर्रियाँ हैं बड़े पैमाने पर वो जुड़ी हुई हैं और उन पर अभी से जो गुफ्तगू है वो होना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही जी एक और तजिया भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये ज़फ़र नकवी साहब हैं, वो क्या लिखते हैं। बाकी सारी बातें इसी मामले को जो है वो लेकर जब ये खबर सामने आई है तो उसके बाद ही उन्होंने ये जो ट्वीट है ना वो किया है। ये लिखते हैं जी कि बाकी सारी बातें तो ठीक हैं लेकिन माइशत की बिल्ली के मियाँ से कौन पकड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने भी बता दिया है कि सिविलियन हुकूमत खटपुतली है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रिपोर्ट द फील्ड मार्शल गैम्बिट में कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालिया महीनों में ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासी व अस्करी पोजीशन मज़ीद मजबूत की है बल्कि आर्मी सतह पर भी पाकिस्तान के किरदार को ज़्यादा मौसर अंदाज में उजागर करने की कोशिशें की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ हालिया कशीदगी मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई बेयकीनी और अमेरिका और चीन के दरमियान जारी आलमी मसाबकत ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत में इजाफा किया है, जिससे फ़ौज का किरदार मज़ीद नुमाया हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि सिविल हुकूमत अब भी मौजूद है, ताहम कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और अहम स्ट्रेटजिक फ़ैसलों में फ़ौज का असर व रसूख गालबन दिखाई देता है। रिपोर्ट में यह भी निशानदही की गई है कि मगरबी ममालिक, खलीजी रियासतें और चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को नई तरजीहात के तहत देख रहे हैं, जबकि नाकदीन खबरदार करते हैं कि फ़ौज के बढ़ते हुए सियासी किरदार से जमहूरी इदारों और सिविल बालादस्ती को मज़ीद चैलेंजेस का सामना हो सकता है। मजमूई तौर पर रिपोर्ट पाकिस्तान की बदलती हुई ताकत की सियासत, खित्ते में इसके बढ़ते हुए जो है तस्वीराती वज़न और आइंदा सियासी सिमत का तफसीली जायज़ा पेश करती हैं। इसके साथ ही जनरल जिन्हें अभी 4 स्टार जो है वो जनरल में तरक्की दी गई है, जनरल आमिर रज़ा साहब, इनके हवाले से इनकी हिस्ट्री भी जो है वो कुछ बयान की गई है। ये बिलाल गौरी साहब हैं, ये इनको मैं कोट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और डिफेंस से रिलेटेड जर्नलिस्ट हैं, इनकी बीट्स हैं वो अरसे से कवर कर रहे हैं, तो इनकी इस वजह से मैं आपसे जो चीज़ें वो शेयर कर रहा हूँ ताकि जो मामलात हैं वो बेहतर अंदाज में सामने आ सकें। ये थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो बताते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा जो हैं, इनके हवाले से जब किस्मत की देवी मेहरबान हो तो ऐसे होती है। चंद माह बाद रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा मुल्क के तीसरे ताकतवर तरीन ओहदे पर तैनात कर दिए गए हैं। अच्छा, बाज़ दूसरा कह रहे हैं और बाज़ तीसरा कह रहे हैं, बहरहाल चलें दूसरा या तीसरा जो भी है, लेकिन एक ताकतवर ओहदे के ऊपर तैनात हो चुके हुए हैं। तो पहले मैंने दूसरा कहा था, अब ये तीसरा कह रहे हैं, तो बहरहाल जो भी है दूसरा या तीसरा है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री 1988 में
उन्हें जो है वो 6 लांसर्स में कमीशन हासिल करके पाक फौज में शामिल वो हुए। उन्होंने नवंबर 2007 से सितंबर 2009 तक 6 लांसर्स की कमांड जो है वो की है। ये प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा अगर मैं जो है वो इसमें थोड़ा गलत हूँ। बहरहाल इसके अलावा एक आर्मर्ड ब्रिगेड जनूबी वज़ीरिस्तान में, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक इन्फेंट्री डिवीज़न की भी कमांड जो है वो इन्होंने संभाली है। इसके अलावा मज़ीद भी जो है वो इनका जो है वो सारी जो डिटेल है वो दी गई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने अपने इस ट्वीट में सबसे आखिर में लिखी है वो ये है कि 2 बातें काबिल ज़िक्र हैं। एक तो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तरह सैयद हैं, और दूसरा ये भी है कि MA की बजाय ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स यानी कि OTS के ज़रिए फ़ौज में शामिल हुए। तो ये एक और इस हवाले से जो डिटेल्स थी वो सामने आई हैं। अच्छा, आगे चलते हुए आपको मैं शेयर करता चलूँ कि अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का जो आगाज़ है वो कर दिया है, और इसका बाकायदा तौर पर एबटाबाद का वो दौरा जब करेंगी इतवार वाले दिन। आज जुम्मा तो खैर जुम्मे का दिन तो ख़त्म होने जा रहा है, तो हफ्ते का दिन का आगाज़ होने जा रहा है। तो अलीमा खान साहबा जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट का जो आगाज़ है इतवार को एबटाबाद के दौरे से वो करेंगी। यानी कि अलीमा खान साहबा ने इससे पहले भी जो है वो गालबन सवात में खिताब वगैरह किया था। वहाँ भी जो है बड़ी तादाद में जो लोग हैं अलीमा खान साहबा के लिए वो बाहर आए थे उनका खिताब सुनने के लिए। और अब वो कह रही हैं जी कि वो स्ट्रीट मूवमेंट का जो आगाज़ है वो एबटाबाद के दौरे से इतवार से करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, सुहेल आफरीदी ने आज बड़ा एक दिलचस्प जो ऐलान है ना वो किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गुफ्तगू की है मीडिया से, और उसमें वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि 5 अगस्त का जलसा सेमीफाइनल और फैसला कुन होगा। मुलाकात के लिए तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए। चीफ जस्टिस के सामने इमरान खान से मुलाकात का मौक़िफ़ पेश किया। बतौर वज़ीर आला इमरान खान से मुलाकात मेरा आइनी और कानूनी हक़ है। इमरान खान का मौक़िफ़ है, फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। ये सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। अब नाज़रीन, ये जो उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त का जो जलसा है वो सेमीफाइनल होगा और उसके बाद फैसला होगा। अब नाज़रीन, एक तरफ जब सुहेल आफरीदी ने जलसा और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उसके बाद आईनी अदालत में हमने देखा कि सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट जो केसेस हैं ना वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं 29 जुलाई को। अब इसको इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, एक थ्योरी बताई जा रही है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब जलसा करते हैं और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते हैं तो फिर उन पर इस तरह से जो दबाव है वो बढ़ जाएगा कि उनके जो केसेस हैं ना वो लगे और उन केसेस के ज़रिए उनको जो है वो अरेस्ट भी किया जा सकता है और उनको वज़ारत आला का जो ओहदा है ना उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो सुहेल आफरीदी इस वजह से इसे सेमीफाइनल करार दे रहे हैं। फाइनल लॉन्ग मार्च होगा, इसका मतलब ये है कि सुहेल आफरीदी ने कश्तियाँ जला दी हैं और सुहेल आफरीदी के पास मैं समझता हूँ कि अब ये आखिरी ही मौका है, क्योंकि वो जब वज़ीर आला बने ना तो उसके पीछे मकसद ही यही था इमरान खान साहब की रिहाई और मुज़म्मत उसका मकसद था। लेकिन सुहेल आफरीदी खामोश कर गए, स्ट्रीट मूवमेंट का भी ऐलान किया, बाकी भी ऐलानात करते रहे, लेकिन मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। तो अब जिसके बाद PTI जो कारकुनान हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी करते रहे सुहेल आफरीदी को भी और PTI की क़यादत को भी। बहरहाल PTI की क़यादत को तो अब आप माइनस ही कर दें, उनसे अब उम्मीद नहीं रही। तो सुहेल आफरीदी ने ये जो ऐलान कर दी, मैं समझता हूँ कि एक ये अब फाइनल उनका वो होगा कि अगर फ़र्ज़ करें अपने उस ऐलान से वो पीछे हट जाते हैं फिर तो लोग समझेंगे जी कि ये तो अब कॉम्प्रोमाइज़ ही हैं, इनसे भी आप कोई उम्मीद आप ना लगाएं। अब अगर वो ये जलसा करते हैं और इसमें वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते हैं तो सेमीफाइनल वो इसको इसलिए करार दे रहे हैं कि इसके बाद हो सकता है उनके ऊपर दबाव मजीद आए। वो खुद ये कह चुके हैं कि KP की हुकूमत जो है अगर दाव पर लगती है ठीक है, हमारी हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन अब हम मजीद वेट नहीं करेंगे, हम इस सेमीफाइनल के तौर पर जलसा करेंगे और फिर लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है वो करेंगे और लोगों को हमारे साथ निकलना जो है वो पड़ेगा। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो सुहेल आफरीदी इसलिए इसे सेमीफाइनल जलसे को करार दे रहे हैं और फिर लॉन्ग मार्च जो है मेरे ख्याल से वो फाइनल होगा। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ और ख़बर है जी अमेरिका की मंजूरी से मुतल्लिक। अमेरिकी सदर ने एक मंजूरी दी है। मामला क्या है? मामला ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर नए टैरिफ जो हैं वो आयद कर दिए हैं। 10 से 12.5% जो टैरिफ्स हैं ना वो अमेरिका ने आयद किए हैं। अब पाकिस्तान के वाले से कहा जा रहा है कि कोई 10% जो टैरिफ है ना वो आयद किया गया है। बहरहाल अमेरिका ने जबरी मुशक्क़त की रोकथाम में नाकामी पर 60 से ज़ायद तिजारती शराकतदारों पर 10 से 12.5% तक टैरिफ आयद कर दिए हैं। 24 जुलाई से नए टैरिफ का इतलाक़ हो रहा है और पाकिस्तान इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिन पर
10% टैरिफ आयद किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पर 10% टैरिफ आयद किया जा रहा है। अब नाज़रीन, जो मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो निज़ाम है, इनके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ट्रंप के साथ नॉमिनेट भी किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए, ट्रंप तारीफ़ें भी करता रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये टैरिफ हमारे ऊपर जो है वो ये लगा रहा है। व्हाइट हाउस की जानिब से ये नया इकदाम सदर ट्रंप के आलमी टैरिफ के नज़रिए को बहाल करने की कोशिश है। फरवरी 26 में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक की अशिया पर लगाए जाने वाले 10 से 50% इजाफी टैरिफ के नफाज को कलअदम करार दिया था। इस बार ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अमरीकी ट्रेड एक्ट के सेशन 301 को इस्तेमाल करके 60 से ज़्यादा ममालिक पर टैरिफ आयद किए जा रहे हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये ममालिक जबरी मुशक्क़त से तैयार करदा अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने और इस हवाले से कवानीन को मौसर तरीके से नाफज करने में नाकाम रहे हैं। इसमें जी अर्जेंटीना, बांग्लादेश और दीगर ममालिक जो है वो शामिल हैं। कुछ अमरीकी तजारती शराकतदारों जैसे ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि ये नए टैरिफ गैर मुनसिफाना हैं और वो इन्हें ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे, जबकि नॉर्वे का कहना था कि बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इसका नफाज किया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, अब उन्होंने टैरिफ तो आयद करने हैं, तो फिर उन्होंने ये बात पकड़ ली है जी कि जबरी मुशक्क़त का मामला ले लेते हैं, तो इसको बुनियाद बनाकर हम जो टैरिफ है ना वो आयद कर लेते हैं। हालांकि ये नॉर्वे वगैरह जो है वो इनको तो कह रहे हैं कि बेबुनियाद जो इल्ज़ामात है वो आप आयद कर रहे हैं। आगे चलते हुए आपको भी बताता चलूँ जी कि इस रजीम ने एक और काम क्या किया है कि वफाकी हुकूमत का फौरी तौर पर 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फ़ैसला। तो किसानों का एक मेरे ख्याल से वो रह गया था शोबा, जिसकी कमर तोड़ने का ये फ़ैसला इस हुकूमत की जानिब से किया गया है और 10 लाख टन गंदम अब दरामद करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अगर ये की जाती है तो इससे क्या होगा, गंदम मज़ीद महंगी होगी और जो किसानों की गंदम है ना वो जब उनकी कटाई होगी और वो जब मार्केट में आएगी तो वो फिर ऐसे ही रुड़ती रहेगी, या आप यूँ समझेंगे उनसे फिर गंदम कम पैसों में जो है वो ख़रीदी जाएगी। उनसे कहा जाएगा कि हमारे पास तो इतनी पहले सी पड़ी हुई, आपकी हमें जो ज़रूरत है वो नहीं है। तो बहरहाल जी ये इस हुकूमत के कारनामे हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ कि ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है उस पर क्या अपडेट है। ख़बर यह है कि अमेरिका ने एक मरतबा फिर से ऐलान कर दिया है कि अगर तस्लीम ना किया गया इसराइल को सऊदीया ने और वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा ना बना, फिर क्या होगा कि जो एटमी डील है ना वो उसके साथ नहीं होगी, वो हम ख़त्म कर देंगे। ये अमेरिका ने पहले शर्त रखी और अब एक मरतबा फिर से इसका उन्होंने ऐलान कर दिया, यानी कि वो इसके ऊपर पक्के हैं। सऊदीया की जानिब से अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया कि क्या वो वाकई इसका हिस्सा बनेंगे। अगर उन्हें एटमी डील करनी है तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसका उन्हें हिस्सा बनना पड़ेगा, तस्लीम जो है वो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू के हवाले से भी आपको ख़बर देता चलूँ जी कि मगरबी किनारे में बड़े ऑपरेशन की तैयारी के लिए उसने क्या किया जी कि अपनी फ़ौज जो है उसकी छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, यानी कि मज़ीद नेतन्याहू की जानिब से जो फ़ौजी ऑपरेशन है ना वो बढ़ाए जा रहे हैं। ये आज की आम तीन तफसीलात थी। मज़ीद सवाल से जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।